आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट का 5वां लेक्चर है। तो आइए देखते हैं कि इस लेक्चर में, इस वीडियो में हमने इस टॉपिक को कुछ सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम देखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन। यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन के दो मीनिंग होते हैं। एक तो डिसिप्लिन होता है जैसे अगर आप सुबह उठते हैं, टाइम पे आप अपने काम पे जाते हैं, टाइम पे आप घर आते हैं, तो ये एक डिसिप्लिन हुआ। हम यहाँ पे हमने जो डिसिप्लिन यूज़ किया है, इसको डिसिप्लिन का जो दूसरा मीनिंग होता है उसे बोलते हैं सब्जेक्ट। डिसिप्लिन का जो दूसरा मीनिंग होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे दूसरे सेंस में डिसिप्लिन को यूज़ कर रहे हैं। फिर इसके बाद अगला टॉपिक रहेगा 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सब्जेक्ट है वो किस तरीके से देखा जाता था 1887 से 1926 तक, पहले ये देखेंगे। उसके बाद अगला फेज़ इसका आता है 1927 से 37 तक, ये देखेंगे। उसके बाद थर्ड फेज़ रहेगा 38 से 46 तक। फोर्थ फेज़ रहेगा 47 से 70 तक। और उसके बाद 1971 से अब तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस फॉर्म में है ये हम देखने वाले हैं। तो देखिए, हर फेज़ के लिए हम उस फेज़ में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर था उसके हिसाब से उसको नाम दिया गया है। हमने कुछ उसके लिए वर्ड लिए हैं। जैसे कि जो फर्स्ट फेज़ था, इसमें पॉलिटिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग सब्जेक्ट बोला गया, इसलिए इसे बोलते हैं, इस फेज़ को बोलते हैं पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी। और इस फेज़ में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट जिस तरह से था उसे रिप्रेजेंट करते हैं वुड्रो विल्सन। इसी तरह से सेकेंड फेज़ जो था उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक साइंस जैसा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल जैसे बनाने की कोशिश की जा रही थी। तो इस टाइम पे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था उसको रिप्रेजेंट करते हैं लूथर गुलिक। इसके बाद थर्ड फेज़ जो था ये चैलेंज वाला एरा आया, क्योंकि इसमें आ गए हर्बर्ट साइमन। और हर्बर्ट साइमन ने जो अब तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जो लोग प्रिंसिपल्स की तरह से देख रहे थे उसको इन्होंने चैलेंज कर दिया। इसके बाद अगला फेज़ आता है 1947 से 70 तक का क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। तो इस टाइम पे इस क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जब एरा ऑफ चैलेंज में हर्बर्ट साइमन ने जब चैलेंज किया उनके प्रिंसिपल्स को लेकर के, तब रिक्स आते हैं और रिक्स फिर इसको थोड़ा अलग तरीके से पेश करते हैं। किसे? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। नहीं भाई, हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इतना बुरा नहीं है, उसको ठीक करने की कोशिश FW रिक्स कर रहे हैं। तो ये क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी वाले पीरियड के एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल थिंकर हैं। इसके बाद लास्ट फेज़ में काफ़ी सारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, लेकिन हमने उनमें से एक को ले लिया है, ड्वाइट वाल्डोगो। ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो आता है उसको इन्होंने आगे बढ़ाया। तो ये एक बिल्कुल ब्रीफ इंट्रोडक्शन जैसा था। अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक से। तो सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी कि सब्जेक्ट। तो देखिए, हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि यार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कब से आखिर, चाहे वो एक्टिविटी की फॉर्म में रहा हो या फिर बाद में एज ए सब्जेक्ट रहा हो, हमने कब से इस पर ध्यान देना स्टार्ट किया। तो देखिए, अगर एक्टिविटी की बात करें तो जितनी पुरानी ह्यूमन सोसाइटी है, जितना हिस्ट्री है पुराना ह्यूमन सोसाइटी का, उतना ही पुराना हिस्ट्री है किसका? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। क्योंकि जैसे ही कुछ लोग इकट्ठे होंगे, एक ग्रुप बनेगा, ग्रुप ऑफ पीपल होगा, तो इनका फिर कुछ टारगेट भी बनेगा। ये अपना कुछ टारगेट बनाएंगे, फिर उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो इनका मैनेजमेंट रहेगा, जो इनका एफर्ट रहेगा, इसी एक्टिविटी को तो क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। और अगर ये कॉमन पब्लिक के लिए किया जा रहा है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोल देते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ह्यूमन सोसाइटी जितनी पुरानी है उतना ही पुराना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है। अब जैसे अगर हम हिस्ट्री में जाके देखें तो इजिप्ट में जो नाइल रिवर है वहाँ का जो
वाटरवे था, उसको रेगुलेट करने के लिए हम पाते हैं कि वहाँ भी एम्प्लॉय सेंटर्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। इसी तरह से अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में भी 2nd-3rd सेंचुरी BC में वहाँ भी रिक्रूटमेंट हुआ करता था पब्लिक सर्विस के लिए। इसी तरह से कौटिल्य का अर्थशास्त्र आप सब जानते ही हैं कि अर्थशास्त्र में बहुत डिटेल्ड डिस्कशन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टमेटिक तरीके से। इसी तरह से हम अगर रामायण और महाभारत इनको अगर देखें तो इनमें भी आपको उस टाइम का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में बहुत डिटेल्ड सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसी तरीके से ग्रीस में, एंशिएंट ग्रीक्स में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिस्ट करता था। फिर कुछ बुक्स हैं जैसे कि एरिस्टोटल की बुक है पॉलिटिक्स, मैकियावेली का है प्रिंस, तो इसमें भी बहुत एक्सीलेंट तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सप्लेन किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि यार ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव आइडियोलॉजी है ये एक बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की फॉर्म में था। प्रशिया जो जर्मन स्टेट रहा है वहाँ भी रिक्रूटमेंट हुआ करता था पब्लिक सर्विस का। तो ये तो बात थी एंशिएंट हिस्ट्री की। अब मॉडर्न टाइम में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट हुआ और वर्ल्ड वॉर्स हुए, 3 बातें हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट और वर्ल्ड वॉर्स। ये सब कुछ जो हुआ इसने पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दिया। ये 3 जो इंसिडेंट्स हैं इन्होंने पूरे वर्ल्ड को चेंज किया। डेमोक्रेसी पहले नहीं थी, पहले तो ऑटोक्रेसी हुआ करती थी, डिक्टेटरशिप हुआ करती थी या मोनार्कियल सिस्टम हुआ करता था। लेकिन जब ये 3 चीज़ें आई तब जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आनी स्टार्ट हो गई। तो इस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी बढ़ने लग गई। तो हमने जैसे देखा कि एज एन एक्टिविटी तो हम इसको एंशिएंट टाइम से देख सकते हैं, लेकिन एज ए सब्जेक्ट जो है ये मॉडर्न पीरियड में ही डेवलप हुआ है। अब अगर बात करें 17th सेंचुरी तक तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड यूज़ नहीं किया जाता था। ये जो प्रोसेस है ये एग्जिस्ट करती थी, लेकिन ये इस वर्ड को यूज़ नहीं किया जाता था। तो फर्स्ट टाइम ये जो टर्म है इसका यूज़ किया है 18th सेंचुरी में अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने। अलेक्जेंडर हैमिल्टन अमेरिकन मिनिस्टर ऑफ फिनांस थे, वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो एक नाम तो आपको ये याद रखना है। दूसरा, फिर इसके ऊपर जो फर्स्ट बुक आई है वो आई है 1812 में और इसको लिखा था फ्रेंच राइटर चार्ल्स जीन बॉनिन ने। चार्ल्स जीन बॉनिन ये दूसरा नाम आपको याद रखना है। हालांकि ये बुक बहुत ज़्यादा फेमस नहीं थी, तो एज ए सब्जेक्ट इस बुक को एज ए सब्जेक्ट स्टडी हुआ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, इसके लिए इस बुक को क्रेडिट नहीं दिया जा सकता। ये क्रेडिट मिलेगा वुड्रो विल्सन को। वुड्रो विल्सन ने जो अपना उनकी राइटिंग थी, उनका आर्टिकल था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये वो फर्स्ट टाइम रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके बाद से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है एज ए सब्जेक्ट इसको रिकॉग्निशन मिल गया। 1887 आपको याद रखना है। तो इसीलिए वुड्रो विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलते हैं। ठीक, तो आपको 3 नाम याद रखने हैं। एक तो ये टर्म किसने दिया है, तो अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने दिया है। फिर दूसरा, फर्स्ट बुक किसने लिखा है, चार्ल्स जीन बॉनिन ने लिखा है। तीसरा, इसको एज अ सब्जेक्ट रिकॉग्निशन किसने दिलाया, वुड्रो विल्सन ने दिलाया। तो अब हम ये इंट्रोडक्शन की बात हो गई। अब बात करते हैं कि जो इसका डेवलपमेंट था किस तरह से 5 फेजेस में हम इसको देख सकते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट फेज़ है 1887 से लेकर 1926 तक, इस टाइम पे वो 3 नाम आपको याद रखने हैं। 3 पॉलिटिकल साइंटिस्ट का नाम हम आपको बताएंगे, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बताएंगे। इन तीनों को याद रखना है। सबसे पहले है वुड्रो विल्सन। सबसे पहले कौन है, वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन का कहना है कि देखिए ऐसा है कि पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स का एक पार्ट हुआ करता था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन्होंने कहा कि देखिए पॉलिटिक्स जो है ना वो अलग चीज़ है और एडमिनिस्ट्रेशन अलग चीज़ है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स से अलग हमें स्टडी करना चाहिए। जैसे आप जब
फिजिक्स या केमिस्ट्री, जैसे आप केमिस्ट्री की बात करें, जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, फिजिकल केमिस्ट्री होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। अब अगर कोई कहने लग जाए कि नहीं नहीं देखो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये तो बहुत ज़्यादा वास्ट है, इसको अलग करो, केमिस्ट्री जनरल केमिस्ट्री अलग है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग है। इन्होंने कुछ वैसी ही बात की कि देखिए ऐसा है कि अपने इसी आर्टिकल में, जो इन्होंने आर्टिकल लिखा था द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसी में इन्होंने बताया कि देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग सब्जेक्ट है, उसको अलग तरीके से स्टडी करना चाहिए। क्यों? इनका कहना था देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ये आसान काम है, और ये काम कौन करता है, ये किस दायरे में आता है, ये पॉलिटिक्स के दायरे में आता है। इन्होंने कहा कि असली डिफिकल्टी जो है वो तो इसको चलाने में है ना, जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया अब उस कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जीक्यूट करना, ये असली चैलेंज है ना। तो क्योंकि ये असली चैलेंज है और यही है क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसलिए पॉलिटिक्स अलग होना चाहिए और ये अलग होना चाहिए। अब ये पहला नाम था जो आपको याद रखना है, और ये पहली डेट, ठीक। दूसरा नाम जो आपको याद रखना है वो है फ्रैंक जे गुडनाउ। तो गुडनाउ जो है ये कौन है, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के। इनकी एक बुक आती है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कब आती है 1900 में, और इसमें उन्होंने वही बात फिर से रिपीट की जो किसने बोला था, जो वुड्रो विल्सन ने बोला कि यार देखो पॉलिटिक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है पॉलिसीज़ को, स्टेट के पॉलिसीज़ को। किसी भी स्टेट में जो लोग रहते हैं वो जो चाहते हैं उन डिज़ायर्स के लिए हम पॉलिसीज़ बनाते हैं, इसको कौन रिप्रेजेंट करता है, पॉलिटिक्स, ठीक। लेकिन भाई साहब जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये इम्प्लीमेंट, जो पॉलिसी बनी है अब उसका इम्प्लीमेंटेशन भी तो करना है ना, यानी कि जो स्टेट जो लोग चाहते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है, अभी तो पॉलिसी बनी। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये दो अलग अलग काम है, ये दो अलग अलग काम है। अब इस टाइम पे क्या चल रहा था, जब ये लोग इस तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अलग सब्जेक्ट मान रहे थे, तब जो अमेरिका है, अमेरिका एक अप्स एंड डाउन वाले फेज से पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से गुजर रहा था। तो इसलिए वहाँ पे, इसीलिए ये बड़ी मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अगर पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में कुछ अप्स डाउन्स चल रहे हैं, तब फिर वहाँ पे डिमांड होगी रिफॉर्म की, और ये रिफॉर्म इसी तरीके से था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अलग किया जाए। अच्छा, इसके बाद तीसरा जो आपको नाम याद रखना है वो है L.D. वाइट। पहला नाम हमने क्या बताया, पहला बताया वुड्रो विल्सन, दूसरा क्या बताया गुडनाउ, और तीसरा नाम अब क्या आ गया है, L.D. वाइट। तो L.D. वाइट की एक बुक आती है, L.D. वाइट की एक बुक आती है रोल ऑफ द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और ये जो बुक थी ये बुक टेक्स्ट बुक बन जाती है। भाई दो लोग जो स्टार्टिंग में थे, वुड्रो विल्सन और गुडनाउ, उन्होंने तो एक जो इंटेलेक्चुअल जो सोसाइटी है उनको बताया कि देखिए ऐसा है कि एडमिनिस्ट्रेशन अलग है और पॉलिटिक्स अलग है। लेकिन अब ये हुआ कि यार अगर कॉलेज में या स्कूल्स में अगर इसको एज सब्जेक्ट पढ़ाना है तो कोई बुक तो होनी चाहिए ना। तो L.D. वाइट को आपको याद रखना है कि इनकी जो बुक है द रोल ऑफ द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको टेक्स्ट बुक की कैटेगरी में रख दिया गया, ठीक। और टेक्स्ट बुक बनाने का मतलब है कि मान लिया गया कि हाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक सब्जेक्ट की तरह से है। तो इस तरह से इस टाइम पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ सब्जेक्ट एक इम्पॉर्टेंस मिलना स्टार्ट हो गया, इसीलिए, और क्योंकि पॉलिटिक्स से इसको अलग माना गया, इसीलिए इस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी। डाइकोटॉमी का मतलब होता है या दो अलग अलग चीज़ें। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड फेज की। 1927 से लेकर के 37 के बीच वाला जो टाइम था, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए 1930 के आसपास पूरे वर्ल्ड में ग्रेट रिसेशन आया, ठीक। जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो पूरी तरह से कोलैप्स कर गया। अब जब ये इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स किया तो बहुत सारी ऐसी भी फर्म थे, बहुत सारी ऐसी भी कंपनीज थी जो इसमें कोलैप्स नहीं की, उन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया। तो ठीक ठाक जब परफॉर्मेंस दिया तो वहाँ उस कंपनी को रन कराने वाले, उस कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को, ऑर्गेनाइजेशन को देखने वाले
जो लोग थे उससे बाकी लोगों ने क्वेश्चन किया कि यार आपने ऐसा क्या किया कि इतना पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक सेक्टर जो है वो ध्वस्त हो रहा है, आप ऐसा क्या कर गए कि आप अच्छी तरह से सर्वाइव न केवल किए बल्कि आपने ग्रोथ भी किया। तो उन लोगों ने जिन्होंने ऐसा किया था उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि हमने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हमने अप्लाई किए हैं, आप भी अगर उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हो तो आपको भी वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। ठीक, ये कुछ वैसी बात हो गई कि जैसे आप मान लीजिए आपने अपना कुछ शेड्यूल फिक्स किया, कुछ आपने अपनी एक्टिविटीज़ फिक्स की, कुछ आपने अपनी बुक्स फिक्स की और उसके बाद तैयारी में जुट गए और तैयारी में जुटने के बाद आपको सक्सेस मिल गई। ठीक, आप सक्सेसफुल हो गए, आप सेलेक्ट हो गए, सेलेक्टेड कैंडिडेट बन गए। अब आपसे कोई पूछे कि यार आप कैसे सेलेक्ट हो गए, तो आपने अगर ये बताना स्टार्ट कर दिया कि देखिए सेलेक्ट होने का कुछ एक तरीके होते हैं, मेरे पास कुछ टिप्स हैं। जैसे आपने बोला कि यार टोटल 10 मेरे पास टिप्स हैं, अगर आप कोई भी स्टूडेंट उसको अप्लाई करता है तो वो भी सक्सेसफुल हो सकता है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि यार कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको कोई भी अप्लाई करेगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, कोई भी अप्लाई करेगा। ठीक, तो चलिए अब सेकेंड फेज में वही बात इन लोगों ने भी मानी। इस टाइम के जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे उनका भी यही मानना था कि देखिए हाँ सही बात है, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी तो है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसी को फिर से रिकंसीडर किया गया और बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स थे जिन्होंने इस बात पे जोर दिया कि देखिए एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक, और इनको जो है इनको एक्सप्लोर करना चाहिए। और भाई ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं इनको कोशिश की जाने लग गई यूनिवर्सल वैलिडिटी देने की और रिलेवेंस देने की। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब ये है कि हम लोग जो प्रिंसिपल्स बता रहे हैं, जो अमेरिकन सोसाइटी में जो प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जा रहे हैं और उसमें सक्सेस मिल रही है, वो भाई पूरे वर्ल्ड के लिए सही है, वैलिड हैं, उसमें सबको वही रिजल्ट मिलेगा। ये कोशिश की जा रही थी इस टाइम पे। ठीक, और उन्होंने कहा कि देखिए अब क्योंकि अगर आपके पास कोई कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट का या उस प्रिंसिपल का रिजल्ट हर जगह सेम मिल रहा है, तो यार ये तो फिर साइंस ना हो गया। तो इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस से कम नहीं मानना चाहिए, साइंस ही है ये। ठीक, अब 1927 में WF विलोबी आपको नाम याद रखना, विलोबी की बुक आती है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब बुक के नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं कि यार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे साइंस में प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे ग्रेविटेशन का लॉ होता है वो हर जगह एप्लीकेबल है, तो वैसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। क्या कहते हैं उन्होंने कुछ कहा, क्या कह रहे हैं, देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स इन एडमिनिस्ट्रेशन which are generally applicable in the same way as in any science। कहते देखो जैसे साइंस में आप कुछ रिएक्शन कराते हो, उसका कुछ प्रोडक्ट बनता है, फिक्स होता है। अब चाहे आप उस रिएक्शन को इंडिया में परफॉर्म करो तो भी वही प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर आप यूएस में परफॉर्म करो तो भी वही प्रोडक्ट मिलेगा। तो जिस तरह से साइंस में सेम रिजल्ट मिलता है, उसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको अप्लाई किया जाए तो सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक, अब देखिए, अब जैसा इन्होंने बोला इसी तरह से और भी बहुत सारे लोग हैं बोलने वाले। कौन से लोग हैं भाई, जैसे हेनरी फायोल, इनकी बुक है इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। जैसे MP फॉलेट, इनका बुक है क्रिएटिव एक्सपीरियंस। मूनी एंड रैली, ऑनवर्ड इंडस्ट्री। तो ये नाम आपको याद रखना है। एक नाम तो आपने विलोबी का याद रखा, विलोबी के बाद हेनरी फायोल, फायोल के बाद फॉलेट, फॉलेट के बाद मूने रैले, और उसके बाद बड़े इंपॉर्टेंट नेम है जिसकी हमने स्टार्टिंग में वीडियो की स्टार्टिंग में हमने आपको फोटो दिखाई थी, गुलिक एंड ओरविक। तो ये जो इनकी बुक है, ये बुक को हम कह सकते हैं कि इस टाइम का भाई ये बुक जो है, कहना चाहिए कि इस बुक के पब्लिश होने के टाइम पे ये जो प्रिंसिपल वाला बात है ये बिल्कुल पीक पे था। ठीक, मुनिरैली का एक और है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई जब लूथर गुलिक का पेपर आता है, इनका जब रिसर्च पेपर आता है, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 में,
तो इस टाइम पे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये अपने बिल्कुल पीक पे आ जाता है। अब ये गुलिक और उर्विक अपने इस बुक में क्या कहना चाह रहे हैं जरा वो भी देख लेते हैं। ये कह रहे हैं द जनरल थीसिस ऑफ दिस रिसर्च पेपर, कौन सा, यही ये लिखा जो इन्होंने, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि द जनरल थीसिस ऑफ दिस रिसर्च पेपर इज दैट स्टडी ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी रीच्ड इन एन इंडक्टिव वे ऑन द प्रिंसिपल्स विच कैन रेगुलराइज द अरेंजमेंट्स ऑफ एनी काइंड्स ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन। ये कहना चाह रहे हैं कि देखो भाई, अगर आप ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, जब आप उसको स्टडी करते हो तो कुछ आप कंक्लूजन में आते हो जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल्स, ठीक है। और ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं इससे आप रेगुलराइज कर सकते हैं किसी भी टाइप का ह्यूमन एसोसिएशन। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, हमने जो रिजल्ट किसी कंपनी में ला करके दिखाया, आप इसको कहीं और अप्लाई करोगे तो आपको भी वहाँ बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ये कह रहे हैं लाइक technical questions, these principles can be studied without thinking about what the purpose of the enterprise is, which employees class it is, or what constitutional, political or social principle exist at the basis of its creation। इनका कहना है कि देखिए भाई साहब, ऐसा है कि जो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करके जो प्रिंसिपल्स हम बना रहे हैं ना, आप उसको, जैसे कोई टेक्निकल क्वेश्चन होता है साइंस में जैसे कोई टेक्निकल क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन का आंसर तो भाई सेम ही आएगा, किसी भी तरीके से उसको सॉल्व करें या किसी प्रिंसिपल को अप्लाई करके आपको हमेशा साइंस में सेम रिजल्ट मिलता है। तो इनका कहना है कि यार इसी तरीके से हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं इनको आप यूज़ करिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस कुछ भी हो, मैटर नहीं करता, वहाँ के एम्प्लॉयज़ की क्लास कुछ भी हो, भाई कैसे भी एम्प्लॉयज़ हैं, मराठी हैं, गुजराती हैं, नॉर्थ ईस्ट टाइप के हैं, यूएस के हैं, ऑस्ट्रेलियन है, उससे मतलब नहीं है, एम्प्लॉय की क्लास कुछ भी हो, कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम है वो कुछ भी हो, कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कुछ भी हो, वहाँ के सोशल प्रिंसिपल्स कंट्री के कुछ भी हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिज़ल्ट सेम मिलेगा। अब इतना भारी भरकम बात बोलने के बाद इनकी जो ये बात थी, तो हमारे मोहित भट्टाचार्य जो हैं, इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ये एक स्कॉलर हैं, इनका क्या कहना है। इन्होंने कहा कि देखिए, द पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉज विक्टिम ऑफ कंप्लीट नेग्लिजेंस। इनका कहना है कि देखिए, ऊपर हमने जिन लोगों के नाम लिए, कौन कौन से लोगों का हमने नाम लिया है, हमने नाम लिया सबसे पहले विलोबी का, विलोबी के बाद फिर हमने बोला हेनरी फायोल के बाद फॉलेट का नाम लिया है, फिर उसके बाद मोने रैले का नाम लिया है, फिर गुलिक और उर्विक का नाम लिया है। तो उन्होंने कहा कि ये सभी जो लोग हैं ना, ये लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पब्लिक एस्पेक्ट है ना, इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, इसको पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर रहे हैं। इनका सारा का सारा जो फोकस है वो केवल इफेक्टिवनेस पे, मतलब रिजल्ट क्या आता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का। तो उन्होंने कहा कि ये जो है बहुत रेडिकल इनकी थिंकिंग है, इसलिए इन्होंने कहा कि ये रेडिकल पीरियड था। और इन्होंने कहा कि सभी लोग जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसको मैनेजमेंट की तरह उसकी बाउंड्री लाइन में बिल्कुल लाना चाहते हैं। पब्लिक वर्ड पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। पब्लिक में यार जनता का तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। आप किसी भी कंट्री में कोई भी प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं थर्ड फेज़ की। अब देखिए, कुछ थर्ड फेज़ को ऐसे समझिए कि जो इन्होंने कहा कि यार हमारे प्रिंसिपल्स हैं, आप उसको कहीं भी अप्लाई करके देखो, बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा। तो जैसे आपकी अगर बात करें कि आपका सिलेक्शन हो गया और आपने कुछ फार्मूले बनाए कि यार ये फार्मूले हैं जिन पे चला जाए तो किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आपके फार्मूले को बिल्कुल पूरा ब्रह्म वाक्य की तरह मान लिया और उस पर चलने लग गए। बेचारों ने बड़ी मेहनत की लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिला। अब जब रिजल्ट नहीं मिला तो वो आपके क्या बन जाएंगे, आपके बहुत भयानक वाले क्रिटिक्स बन जाएंगे। वो आपके बिल्कुल आलोचक बन जाएंगे। वही हुआ इस टाइम पे, जब पूरा जोर इस बात पे था कि किस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम एक साइंस की तरह बता दें और सब लोग इसको अप्लाई करें और सेम रिजल्ट मिले। जब रिजल्ट मिले नहीं, जो कि स्वाभाविक था कि रिजल्ट कैसे मिल जाएगा, हर कंट्री की अपनी पॉलिटिकल जो
हिस्ट्री होती है वो अलग होती है, वहाँ का जोग्राफिकल सिनेरियो अलग होता है, वहाँ का सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अलग होता है, सारी बड़ी वैरायटीज़ हैं, ठीक है। तो रिजल्ट कैसे सेम मिल सकता है? तो इसीलिए अब उन लोगों ने चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया, उन लोगों ने बुराई करनी स्टार्ट कर दी, ठीक। कौन से लोग देखते हैं। तो सेकेंड फेज को अगर हम ये कह दें कि क्रिएटिव फेज था, तो थर्ड फेज को कह सकते हैं ये डिस्ट्रक्टिव फेज था, ठीक है। पहली बात तो ये। अब जो प्रिंसिपल्स बनाए गए थे सेकेंड फेज में, जो फॉर्मुलेट किए गए थे, उनको अब यहाँ पे लोगों ने चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने कहा कि यार आप जो है ह्यूमन बिहेवियर की बात ही नहीं कर रहे हैं, ह्यूमन रिलेशन बिहेवियर की कोई बात ही नहीं कर रहा है। यार आप किसी कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको दूसरी कंपनी में अप्लाई करते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ का सोसाइटी कैसा है, वहाँ का एम्प्लॉय का नेचर कैसा है, वहाँ के एम्प्लॉयज़ की वैल्यूज़ कैसी हैं, उनका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। ये सब कुछ देख करके हमको उनके वहाँ के जो लोग हैं उनका बिहेवियर देखना होगा, तब जा कर के हम वहाँ पे अपने रूल्स रेगुलेशंस को उनके हिसाब से वहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि यार इसलिए इस टाइम पे अब थर्ड फेज में इस पे बहुत जोर दिया गया। किस पे? ह्यूमन रिलेशन बिहेवियर पे। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि देखो ये जो आप लोग बिल्कुल बोले जा रहे हो कि एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, पॉलिटिक्स अलग है, ये कुछ अलग नहीं है। ये दोनों एक दूसरे में क्या है, ये दोनों एक दूसरे में गुथे हुए हैं, ठीक। इनका कहना है कि देखिए जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियंस क्या बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। लेकिन भाई जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ जब पॉलिसीज़ बनती हैं तो उन पॉलिसीज़ को बनाने में रोल किसका होता है? रोल आखिर एडमिनिस्ट्रेशन का ही होता है ना, जो सेक्रेटरी होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा अभी एजुकेशन लेवल नहीं ऊपर गया है, इतने अवेयर नहीं है ना तो लीडर्स ना ही उनके फॉलोअर्स कि वो पॉलिसी सही तरीके से बना पाएँ। तो जब भी कोई कानून बनता है संसद में तो उस कानून बनने में हेल्प कौन करता है? जो सचिव होते हैं, जो सेक्रेटरीज होते हैं, वो हेल्प करते हैं। और फिर बाद में उन लॉज जो बन गए उनको इम्प्लीमेंट का काम तो ऑब्वियसली फिर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का ही है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भाई जो पॉलिटिकल पॉलिसी डिसीजंस होते हैं उसमें इम्पॉर्टेंट रोल होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यार एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स से अलग कहाँ हुआ, वो तो एक दूसरे के साथ ही बना हुआ है ना। तो इसलिए इन लोगों ने कहा कि देखिए जो तुम ये डाइकोटॉमी की बात कर रहे हो, ये इसको रिजेक्ट किया जाता है, ये नहीं माना जाएगा। इस टाइम पे एक इकोनॉमिस्ट आए, उनका नाम था हर्बर्ट साइमन। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ऊपर हमने जब इंट्रोडक्शन में 5 पॉलिटिकल साइंटिस्ट लिए थे तो उसमें एक पिक्चर उनकी भी थी। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया। किसका? उन लोगों का जो लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक साइंस की तरह बताना चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो साइंस है ना, पहली बात तो साइंस है नहीं, ये बिल्कुल प्रोवर्ब जैसा है। प्रोवर्ब जैसे का क्या मतलब है? इन्होंने टाइटल दिया, उनके जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस बताना चाह रहे थे उनकी बुक्स को उन्होंने टाइटल दिया क्या? प्रोवर्ब। उन्होंने कहा देखो जैसे अब प्रोवर्ब की बात करें, जैसे आपने सुना होगा कि ऐसा बोला जाता है कि जब जागो तभी सवेरा, ऐसा बोला जाता है ना, जब जागो तभी सवेरा। तो यानी कि इसका मतलब हुआ कि भाई कभी भी आप काम स्टार्ट कर दो, ठीक है, ओके है ये। और दूसरा होता है का वर्षा जब कृषि सुखानी, एक और प्रोवर्ब अपने इंडिया में चलती है, का वर्षा जब कृषि सुखानी, मतलब कि जब खेती सूख गई तो अब बारिश होने का क्या मतलब। तो ये दूसरी प्रोवर्ब क्या कहना चाह रही है कि यार एक कोई पर्टिकुलर टाइम होता है, उस टाइम पे काम कर लो तो सही है, बाद में फिर कोई मतलब नहीं। और पहली वाली प्रोवर्ब क्या कह रही है? वो कह रही है कि भाई जब जागो तभी सवेरा, मतलब यार ठीक है जब भी काम शुरू कर दो अच्छा ही है। अब यार ये दोनों जो प्रोवर्ब्स हैं ये क्या है? ये कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो गई। तो होता क्या है कि प्रोवर्ब का मतलब क्या है? प्रोवर्ब का मतलब है कि जो आम जनता है, आम जनता का जो एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस को वो एक प्रोवर्ब बना देते हैं, वो चल जाता है। तो होता क्या है कि अलग अलग फील्ड में अलग अलग जो कंट्री के पार्ट हैं वहाँ लोगों का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, तो वो अपने अपने तरीके से प्रोवर्ब चला देते हैं। तो प्रोवर्ब कोई ऐसा नहीं है कि कोई ये यूनिवर्सल ट्रूथ है या ये बिल्कुल ग्रेविटेशन लॉ जैसा कोई रूल है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक जस्ट लोगों का एक्सपीरियंस है, और लोगों का एक्सपीरियंस तो अलग अलग हो सकता है। जब अलग अलग हो सकता है तो फिर वो क्या होगा? कॉन्ट्राडिक्टरी होगा।
तो जो साइमन थे, साइमन ने यही कहा कि यार तुम्हारा जो एडमिनिस्ट्रेशन को तुम प्रिंसिपल जैसा कहना चाहते हो, प्रिंसिपल जैसा नहीं होता है, ये प्रोवर्ब जैसा है। ये कंट्री टू कंट्री, पर्सन टू पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वैरी करेगा। अच्छा, और कौन से लोग थे जिन्होंने चैलेंज किया इस दो बातों को? पहली बात कि यार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक साइंस नहीं है। दूसरा बात जिस पर चैलेंज किया कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग नहीं है। इन दो बातों को चैलेंज करने के लिए बहुत सारे लोगों ने कुछ अपना जो राइटिंग्स हैं उसमें कंट्रीब्यूशन दिया, जैसे कि बर्नार्ड हो गए, फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, इसके बाद मार्क्स हो गए, ये वो कार्ल मार्क्स नहीं है, दूसरे हैं ये, हैं ऑस्टिन मार्क्स हैं। उसके बाद हर्बर्ट साइमन की तो बात हम कर ही रहे हैं, द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इस बुक में पूरी तरह से इन्होंने बिल्कुल मजाक उड़ा के रख दिया। फिर साइमन ने एक और लिखा एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर क्योंकि ये लोग फोकस नहीं कर रहे थे। हाँ, रॉबर्ट एलन डाल हो गए, तो ये इन्होंने क्या लिखा था, साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 3 प्रॉब्लम्स। इन्होंने बता दिया 3 समस्याएं क्या हैं, साइंस नहीं माना जा सकता पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, क्यों, 3 रीज़न इन्होंने बताए। फिर इसी तरह से फिर ड्वाइट वाल्डो आते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। तो ये वो लोग थे। तो साइमन ने क्या बताया, प्रोवर्ब की तरह से बता दिया, और इन्होंने कहा कि नहीं, आप बिहेवियर अप्रोच पे जब तक फोर्स ध्यान नहीं दोगे तब तक आप इसको साइंटिफिक नहीं बना पाओगे। फिर रॉबर्ट डेल क्या कह रहे हैं, रॉबर्ट डेल ने कहा कि देखिए ऐसा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो किसी भी देश के, वहाँ की जो साइकोलॉजी है, वहाँ की जो सोसाइटी है, वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वहाँ का जो कल्चरल इन्वायरमेंट है, इनके प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता। रॉबर्ट डेल क्या कह रहे हैं कि आप लोग जो बिल्कुल कोशिश में लगे हुए हो कि यार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक साइंस जैसा बना दिया जाए, घोषित कर दिया जाए, और उसको किसी भी देश में हम लागू करें तो सेम रिजल्ट मिले, ऐसा नहीं हो सकता। इनका कहना है कि देखो, हर देश का साइकोलॉजी अलग होता है, वहाँ का सोसाइटी का जो सिस्टम होता है वो अलग होता है, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम अलग होता है, वहाँ का कल्चरल इन्वायरमेंट अलग होता है। तो यार इनके इन्फ्लुएंस से कैसे बच जाओगे आप, नहीं बच पाओगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि उन्होंने सजेस्ट किया कि कल्चर बेस्ड स्टडी करनी पड़ेगी आपको, यानी कि कंपैरेटिव स्टडी करो तो चल पाएगा काम, एक चीज़ को सब में मत अप्लाई करो। तो फिर ये इन्होंने क्या बोला, इनके वर्ड्स देख लेते हैं। कंपैरेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैव बीन लार्जली नेग्लेक्टेड। इन्होंने कहा यार कंपैरिजन तो किया ही नहीं तुम लोगों ने, कंपैरिजन करना चाहिए ना। अनलेस द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंपैरेटिव, द क्लेम्स ऑफ साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सीम्स हॉलो। कहा यार जब तक तुम कंपैरेटिव स्टडी नहीं करोगे तो तुम्हारा ये कहना कि साइंस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब हवा में बातें हैं। ठीक, देयर में ऑल्सो बी एन अमेरिकन साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अ साइंस ऑफ ब्रिटिश पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फ्रेंच साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उनका कि देखो ये मान सकते हैं, तुम इतना ही पीछे पड़े हो तो चलो ये मान सकते हैं कि चलो अमेरिकन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक साइंस है, हम ये मान सकते हैं कि यार ब्रिटेन का अपना एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक साइंस है, हम ये मान सकते हैं कि फ्रेंच का अपना एक सिस्टम है, लेकिन ये थोड़ी कह सकते हैं कि यार ये कॉमन सिस्टम है, ये सब में लगेगा, ये फ्रांस में भी लगेगा, ये ब्रिटेन में भी लगेगा, यही अमेरिका में भी लगेगा। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब ध्वस्त कर दिया गया पूरे 3rd फेज में। अब आता है 4th फेज। अब इसमें वो लोग जिन्होंने बेचारों ने ग्रेजुएशन कर लिया था, इसको एज ए सब्जेक्ट ले लिया था, ठीक है, इस फील्ड में आगे बढ़ रहे थे, उनके सामने आ गया कि वो बेचारे, उनके सामने आइडेंटिटी क्राइसिस आ गया। क्योंकि यार उनको तो ये बोल दिया गया तुम्हारा जो तुम पढ़ रहे हो ये प्रिंसिपल ही नहीं है, ये तो हर जगह अप्लाई ही नहीं होगा। तो उन्होंने कहा वो हमने पढ़ भी लिया और इसको हम कहीं अप्लाई करेंगे तो अलग अलग तरीके से हमको फिर से स्टडी करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एरा ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। तो अब जो है इस एरा में, इस टाइम पीरियड में जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स को बोला गया है कि यार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से अलग नहीं हो सकता है, ये दोनों तो यार एक साथ ही चलते हैं। ठीक, और जो ये प्रिंसिपल वाली बात थी इसको तो बहुत खतरनाक तरीके से क्रिटिसाइज कर दिया गया। अब इस टाइम पे कुछ इस एरा के, इस टाइम पीरियड के कुछ इंसिडेंट्स हैं, घटनाएं हैं, उनकी बात कर लेते हैं जिससे यहाँ पे क्राइसिस आने लग गई। देखिए
यूएस में एक जगह है, एक प्लेस है, उसका नाम है मिन्नोब्रुक। ठीक, मिन्नोब्रुक लगभग 30-40 एकड़ में एक एरिया है जहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस के लिए एक बिल्डिंग बनाई गई है। तो वहाँ पे उस जगह पे मिन्नोब्रुक में कॉन्फ्रेंस के लिए जो जगह बनाई गई थी वहाँ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। ठीक है, और उसमें जितने भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे सबको बुलाया गया कि आओ भाई हमें कुछ बातें करनी है। ये सब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो अमेरिकन सोसाइटी है उसमें पूरी तरह से इस 1960 से लेकर के 1980 तक पूरा उथल पुथल मची हुई है। अमेरिका इस टाइम पे वियतनाम वॉर पे बिजी है, लेकिन इसका जो देश के नागरिक हैं वो लोग बड़ा विरोध कर रहे हैं कि ये सब क्या, बहुत सारे लोग नहीं लेकिन काफ़ी सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसी तरह से वाटर गेट का स्कैंडल हुआ, हालांकि 1971 के बाद हुआ है, लेकिन फिर भी अब क्योंकि इसके ही कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, तो वाटर गेट का स्कैंडल हुआ। ये क्या था? वाटर गेट एक बिल्डिंग का नाम है, वाटर गेट एक बिल्डिंग का नाम है जहां यूएस के जो उस टाइम के अपोजिशन पार्टी थी उसका ये एक तरह से ऑफिस था। तो वहाँ पे उस टाइम के जो यूएस प्रेसिडेंट थे उन्होंने वाटर गेट बिल्डिंग में अपने कुछ जासूस लगा दिए थे, क्या तुम लोग वहाँ से इंफॉर्मेशन निकालो, जो हमारा अपोजिशन है हमको उसके बारे में पता चलता रहे। तो बाद में फिर उनको इसकी वजह से जब ये बात निकल के सामने आ गई कि वो ऐसा कर रहे हैं तो उनको फिर रिज़ाइन करना पड़ा। खैर ये एक अलग टॉपिक है, इस पर अलग से बात करेंगे। कहने का मतलब ये है कि इस टाइम पे जो, और इसके अलावा जो मार्टिन लूथर किंग है उनका एसेसिनेशन भी इसी टाइम पे किया गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि बड़ी उथल पुथल मची हुई है इस टाइम पे अमेरिकन सोसाइटी में। तो इसलिए जो गवर्नमेंट है उसकी इनएफिशिएंसी पे, इररिस्पॉन्सिबिलिटी पे और केयरलेसनेस की जो प्रॉब्लम है उस पर सोचने के लिए, उस पर बात करने के लिए, लोगों का क्योंकि गुस्सा बहुत ज़्यादा है तो उस पर बात करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। अब ये जो कॉन्फ्रेंस था इसमें बात निकल के सामने आई कि यार एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें कुछ नयापन लाने की ज़रूरत है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। तो ये जो फर्स्ट मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस था इसके जो कंक्लूजन्स थे वो क्या थे, वो कंक्लूजन्स हम देख लेते हैं एक बार। रिलेवेंट सोशल प्रॉब्लम्स, उन्होंने कहा कि देखो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जो समाज में समस्याएं चल रही हैं उसके साथ अपने आप को लेके चलना होगा, उसके लिए रिलेवेंट बनना पड़ेगा। ये नहीं कि आप रूल्स रेगुलेशंस को ही केवल फॉलो करें और सोसाइटी में जो प्रॉब्लम चल रही हैं उनसे आपका कोई सरोकार ही ना हो, ऐसा नहीं चलेगा। दूसरा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसीलिए अब आप समझ रहे हैं कि ये बातें कब की जा रही हैं। ये बातें की जा रही हैं 60s और 70s डेकेड में, और आज आप देखते हैं कि पब्लिक यूपीएससी की तैयारी में एथिक्स को एज ए सब्जेक्ट हमें पढ़ाया जा रहा है। तो क्यों पढ़ाया जा रहा है? इसीलिए कि जिससे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग जा रहे हैं वो उनमें एथिक्स जो हो ना, जो एथिकल वैल्यूज़ हैं वो थोड़ा सा हाई रहें। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सोशल इक्वालिटी पे ध्यान देना होगा, जस्टिस पे ध्यान देना होगा। इसके बिना तो कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बेस ही नहीं है। तो इस तरह से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है तो यहाँ से शुरुआत का एक कहना चाहिए कि सीड, ऐसा तो नहीं कहेंगे डेवलप ही हो गया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ एक सीड जैसा डाल दिया गया। ये भी कहा गया कि देखिए ऐसा है, साइमन का मानना था। साइमन कौन है? साइमन तो यार इकोनॉमिस्ट हैं, और बात किसकी चल रही है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ इकोनॉमिस्ट क्या कर रहे हैं? तो हर्बर्ट साइमन ने बहुत सारे फील्ड्स को स्टडी किया। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको किसी भी देश का जो सोसाइटी है उसको स्टडी करना पड़ेगा। मतलब आपको सोशियोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको स्टडी करना पड़ेगा, मतलब आपको इकोनॉमिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए। बाकी पॉलिटिकल साइंस से तो आप निकल के आए ही हो, उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। साइकोलॉजी को भी पढ़ना होगा आपको। आप जब ह्यूमन साइकोलॉजी समझोगे तब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंट्री में कुछ रूल्स रेगुलेशंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ तब चला पाओगे। ठीक, तो कहने का मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत क्या कर दिया, इसकी स्टडी बड़ी कॉम्प्रहेंसिव हो गई। अच्छा, रॉबर्ट डहल जो हैं इनका कहना है कि देखिए भाई साहब, जो लोग पीछे पड़े हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस है, तो देखिए साइंस नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। 3 बातें उन्होंने बताई।
उनका देखो साइंस में वैल्यूज़ नहीं होती हैं, साइंस में वैल्यूज़ नहीं होती, मतलब ये कि जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन है ए। अब पर्सन ए का मानना है कि यार इंसान के जीवन में पैसा बहुत बड़ी चीज़ होनी चाहिए, पैसा तो होना ही चाहिए, किसी भी तरह से आए पैसा तो होना ही चाहिए। तो इनकी जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़, वो जो वैल्यू है उसमें पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पर्सन बी है, इनका मानना है कि देखो पैसा सब कुछ नहीं होता है, जो रिलेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके लिए जो रिलेशंस हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक पर्सन सी है, इनका मानना है कि ना पैसा इंपॉर्टेंट है ना रिलेशन इंपॉर्टेंट है, जो हमारी ड्यूटी है, जो हमको टास्क दिए गए हैं वो पूरा करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यार ये तीनों लैब में अगर जाते हैं और लैब में जा कर के ये H2 और O2 का रिएक्शन कराएंगे, तो आपको क्या लगता है इनको कम H2O मिलेगा या इनको थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, इनको थोड़ा और कम मिलेगा? ऐसा होगा क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा। ये लोग का वैल्यू, इनका जो मूल्य हैं वो क्या है, इनका नेचर क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट तो यार तीनों को सेम मिलेगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन में अगर ए जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर बनता है तो यार ये, इसके लिए तो पैसा ही इंपॉर्टेंट सब कुछ है, बी के लिए तो यार ह्यूमन रिलेशन बड़ा सब कुछ है, और सी के लिए जो टास्क दिया गया वो सब कुछ है। तो यार तीनों जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में परफॉर्मेंस देंगे उसमें डिफरेंस ना आएगा। मतलब क्या हुआ यार, साइंस को तो तुम डिवाइड कर सकते हो वैल्यूज से, साइंस में वैल्यूज का कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भाई एडमिनिस्ट्रेशन तो पूरी तरह से इन्फ्लुएंस्ड होता है वैल्यूज से। तो उन्होंने कहा कि देखो, इसलिए रॉबर्ट डैहल कह रहे हैं कि देखो अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस मत बोल देना। दूसरा, इन्होंने दूसरी बात बताई कि और क्यों नहीं हम कहते हैं कि ये साइंस नहीं है ना, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं हम। उन्होंने कहा देखो जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, ये फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज होती हैं भाई, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि मैकडोनाल्ड अगर दिल्ली में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो तुम उसको बिहार के किसी गांव में खोल दो मैकडी को और सोचो कि मैकडी वहां भी अच्छी तरह से चलेगा, नहीं चलेगा। ह्यूमन बिहेवियर को देखना पड़ेगा ना भाई। लोगों के पास पैसे हैं क्या वहां? लोग क्या पिज्जा खाना, लोग क्या बर्गर खाना पसंद करते हैं? आप डोमिनोज खोल दें किसी कस्बे में और सोचे कि आप वैसे ही डोमिनोज चल जाएगा, भले ही वहाँ लोग की जो कैपेसिटी है मनी की वो अच्छी हो, तब भी ह्यूमन बिहेवियर देखना पड़ेगा। आप एक नॉन वेज रेस्टोरेंट किसी ऐसे एरिया में, किसी ऐसी सोसाइटी में खोल दें जहाँ लोग मोस्टली जो हैं वो कैसे हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, और आपने वहाँ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट खोल दिया। या अगर आप नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट खोल देते तो ऐसे एरिया में जहाँ कोई नॉन वेज खाता ही नहीं है, तो आपको ये सब देखना पड़ता है ना, ह्यूमन बिहेवियर। आप रूल रेगुलेशन फिक्स नहीं कर सकते हो। तो यानी कहना चाहिए कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन रूल रेगुलेशन है वो सब कुछ क्या है, वो बड़ा अनसर्टेन होता है, वो डिपेंड करता है ह्यूमन बिहेवियर पे। ह्यूमन बिहेवियर क्या है, इसको ध्यान देना पड़ता है। तो रॉबर्ट डैहल कह रहे हैं दो बातें मैंने बता दी जिसकी वजह से तुम साइंस ना मत बोल देना। अब उनका तीसरी बात, देखो साइंस जो होता है ना यार, ये यूनिवर्सल होता है, और जो तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन है ये डिपेंड करता है उस कंट्री का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, हाँ, उस कंट्री का नेशनल कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे कि प्रभावित होता है क्या, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारा आइडेंटिटी क्राइसिस आ गया। अब इतना सारा जब आइडेंटिटी क्राइसिस आ गया तो वो लोग जो बेचारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़े जा रहे थे उनको लगा रहे यार अब हम पढ़ तो लिए, पढ़ाएं कहाँ, तो लोग तो इसको सब्जेक्ट नहीं मान रहे हैं, लोग इसको तो बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे। उन्होंने सोचा चलो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगा मैं अब। तो ऐसे मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, ऐसा कुछ है ना, फैक्ट नहीं है। तो अब वो प्रोफेसर जो बेचारा बहुत जो प्रोफेसर बनना चाह रहा था और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ा बिल्कुल से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया बेचारे ने, अब वो सोच रहा है कि मैं क्या पढ़ाऊँ। तो उसने कहा चलो मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा देता हूँ। आप वैसे अपने आसपास भी देखें, जितनी यूनिवर्सिटीज़ में आपके फ्रेंड्स लोग हैं, आप पता करें कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक सब्जेक्ट की तरह वहाँ से BA MA किन किन कॉलेजेस में होता है। बहुत कम कॉलेजेस हैं जहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से BA MA होता है। और अगर मान लो कि कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले और फिर वो देखे कि मैं कहाँ पढ़ा सकता हूँ इसे एज ए सब्जेक्ट, तो यार बड़े कम ऐसे कॉलेज मिलेंगे, है ना। तो खैर हम इस पर बात करते हैं कि हुआ क्या है कि जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लोग इतना क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, उसको नए तरीके से समझा रहे थे, तो
बहुत सारे लोगों ने सोचा कि यार चलो यार पॉलिटिकल साइंस की तरफ लौट चलते हैं, वही पढ़ाते हैं, लेकिन वहाँ उनको सपोर्ट नहीं किया गया पॉलिटिकल साइंटिस्ट की तरफ से। ठीक है, तो अब इन लोगों ने अपना सुर बदलना स्टार्ट किया। कैसे? जॉन एम गास थे, इन्होंने आर्टिकल लिखा ट्रेंड्स इन द थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1950 में। ठीक है, इन्होंने कहा, अब देखना इनकी बात को, इन अवर टाइम एनी आइडियोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स टू बी एन आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स एज वेल। लो, देख रहे हो, इन्होंने कहा कि यार हमारी जो भी आइडियोलॉजी है ना, वो पॉलिटिक्स की ही आइडियोलॉजी है। अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं पॉलिटिक्स से, यार हमारा सब्जेक्ट तो कुछ सब्जेक्ट माना ही नहीं जा रहा, तो हम इसी में जोड़ जाते हैं। इसी तरह से रॉस्को कॉलमन मार्टिन क्या कहते हैं, कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस डोमिनेंस ओवर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये मान रहे हैं, मार्टिन मान रहे हैं कि देखिए ऐसा है कि पॉलिटिकल साइंस का डोमिनेंस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप को अलग नहीं दिखा सकता है, ठीक है, इस पे इसी का डोमिनेंस रहेगा। इसके अलावा ये वो लोग थे जो पॉलिटिकल साइंस की तरफ जा रहे थे, कुछ ऐसे लोग भी थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस की तरफ जा रहे थे, मैनेजमेंट की तरफ जा रहे थे। लेकिन वही बात है ना कि वहाँ भी इनको उस तरीके से वेलकम नहीं मिला। इन्होंने एक क्वार्टरली जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस 1956 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया। लेकिन दोनों ही केस में चाहे कोई पॉलिटिकल साइंस की तरफ जाना चाह रहा हो, चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस की तरफ जाना चाह रहा हो, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था अपना एक्चुअल जो आइडेंटिटी है वो खो चुका था। तो इसीलिए ये वाला जो टाइम पीरियड, इसको हमने क्या बोला है, फेज ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। तो अब यहाँ पे नई नई चीज़ें निकल के, अभी क्या करें, अब यार इनकी कोई बात ही नहीं सुन रहा है, तो इन्होंने सोचा कि यार कुछ अलग तरीके से बात करते हैं, कुछ नए जो पहलू हैं उनमें ध्यान दिया जाए। तो नए पहलू में कैसे इन्होंने ध्यान दिया, एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच अब लगाई, ह्यूमन बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच लगाई गई। किसने लगाया? एर्गरिस ने लगाया, मैकग्रेगर ने लगाया, रेंसिस लिंकर्ट ने लगाया, वॉरेन बेनिस ने लगाया। इसी तरह से कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे जोर दिया गया। एफ.डब्ल्यू. रिक्स जो थे, इन्होंने एनवायरमेंटल अप्रोच पे फोकस किया कि एनवायरमेंट का बड़ा मतलब प्रभाव होता है। इन्होंने कहना स्टार्ट किया कि यार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे उस कंट्री का एनवायरमेंट कैसा है इसका फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इन्होंने इन्वायरमेंटल अप्रोच लगानी स्टार्ट की। इसी तरह से एडवर्ड वीडनर हो गए, रिक्स हो गए, इन्होंने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, अब ये क्या होता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, आगे के टॉपिक्स में हम इनमें डिस्कस करने वाले हैं। सबको अलग अलग से, कंपैरेटिव स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अलग से स्टडी करेंगे, इन्वायरमेंटल अप्रोच को अलग से स्टडी करेंगे, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है इसको अलग से स्टडी करेंगे, ठीक। इसी तरह से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक तरह से कहना चाहिए सूत्रपात हो गया यहाँ से। हाँ, पब्लिक सिलेक्शन अप्रोच विंसेंट ऑस्ट्रोम की थी, और क्रिटिकल पर्सपेक्टिव भी आया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। तो ये सारी चीज़ें बाहर निकल के आई। अब बात करते हैं फिफ्थ फेज की। तो जो अभी तक ये बाहर निकल के आ रहा था, अब यहाँ पे पूरी तरह से डेवलप होगा। किसमें? 1971 के बाद। तो इसको कहेंगे पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव। मतलब अब सब कुछ जो बनाया जा रहा था वो किसको ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा था? पब्लिक। स्टार्टिंग में आपने देखा हो, मोहित भट्टाचार्य जब कह रहे थे, जब दूसरा फेज आया था तो उन्होंने कहा कि देखो दूसरे फेज में पब्लिक वर्ड पे फोकस नहीं किया जा रहा है। तो अब क्या किया जा रहा है? फिफ्थ फेज में पब्लिक वर्ड पे ही फोकस किया जा रहा है, पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव, ठीक। तो इसमें देखिए, जो भी फोर्थ फेजेस है बेचारे परेशान थे, क्राइसिस आइडेंटिटी का आ गया था। अब वो जब फिफ्थ फेज आता है तो वही सब जो जिन लोगों ने अपना अलग अलग फिर नई नई बातें बताने शुरू की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, अब वो डेवलप हो रहा है। इस टाइम पे अब उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो अब ये मान लिया गया कि देखो भाई बहुत लड़ाई मत करो, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, इनका म्यूचुअल डिपेंडेंस है, मतलब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता है, ये मानना पड़ेगा। हाँ, पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये इनके लिए सिमिलर प्रिंसिपल आप बना सकते हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि देखो भाई बाकी इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी करनी पड़ेगी, मतलब दूसरे सब्जेक्ट्स को भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर पढ़ाई पढ़ रहे हो तो उसके साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे, और इसके साथ साथ कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ेगी भाई, ऐसे नहीं चलेगा। कंप्यूटर सिस्टम सपोर्ट है ना, इन सब पे ध्यान देना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिसीजन प्रोसेस पे ध्यान देना होगा। ये बड़ी बात निकल के सामने आई, डिसीजन प्रोसेस, ठीक है, कि क्या रूल रेगुलेशन है ये तो ठीक ही ठीक है। अब कई बार नई नई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको डिसाइड करना पड़ता है कि अब क्या करें, ठीक है ना। तो रूल रेगुलेशन जो बनाए जाते हैं वो प्रेजेंट सिनेरियो में को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। फ्यूचर में कोई नया चैलेंज अगर आ गया
तो उसके लिए आपको डिसीजन प्रोसेस अच्छी रखनी पड़ेगी। इस पे फोकस करो, इस पे फोकस मत करो कि रूल रेगुलेशन जो बताया गया उसको कितना एग्जीक्यूट किया गया, वो तो ठीक ही है। अब आगे बढ़ो, नया चैलेंज जो आएगा उस टाइम पे आप क्या डिसीजन लेते हो, इस पे फोकस करना है। तो बहुत सारे इसमें रीजन थे, जो हमने अभी नई बातें आपको बताई, इन नई बातों के आने के पीछे बहुत सारे रीजन थे। जैसे एक भाई साहब थे हनी की रिपोर्ट आती है। तो हनी की रिपोर्ट आती है हायर एजुकेशन ऑफ पब्लिक फॉर पब्लिक सर्विस में 1967 में। एक कॉन्फ्रेंस होता है फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस, ये भी 1967 में होता है। और इसके अलावा मिन्नो ब्रुक कॉन्फ्रेंस तो हुआ ही हुआ। तो इन सब से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अब जो है डेवलप होना स्टार्ट हो रहा है। तो ये वाल्डो ने भी जो है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ टर्बुलेंस, ये इन्होंने इस तरह से निकाला। फ्रैंक मैरनी भी जो है तो मिन्नो ब्रुक जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उस कॉन्फ्रेंस के बेसिस पे अपनी कुछ राइटिंग्स इन्होंने निकाली। अब जैसे मिन्नो ब्रुक में लोग बाग जुटे थे, पहले मिन्नो ब्रुक में यूएस के ब्लू माउंटेन के पास एक जगह है, तो वहाँ मिन्नो ब्रुक में दोबारा से लोग जुटने स्टार्ट हुए। कब? 1988 में। इसके बाद फिर आएंगे, 20 साल बाद फिर से आने वाले हैं। तो जब वो आए तो फिर उन्होंने न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की बात की। अभी थोड़े कुछ नई बात आ गई, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या है, इसको हम अलग से स्टडी करेंगे। हाँ, इतना ज़रूर था कि इसके बाद न्यू पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन आता है उसमें क्या क्या बातें बोली गई। उसमें ये बात बोली गई कि भाई बाइफर्केशन नहीं माना जाएगा, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, और वैल्यूज़ को भाई इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट करो। वैल्यू फ्री नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, वैल्यू फ्री नहीं किया जा सकता, वैल्यूज़ को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। फिर इन्होंने कहा क्रिएटिव अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी ह्यूमन रिलेशन को ध्यान में रखते हुए, और केवल मैकेनिकल प्रिंसिपल नहीं बनाने की, नहीं भाई जैसा लिखा है वैसा ही करना है। 9 बजे बैंक खुलता है तो 9 बजे खुला, 5 बजे बंद होता है 5 बजे बंद, ये नहीं। आपको ध्यान देना होगा, आपको ध्यान देना होगा ह्यूमन बिहेवियर को। तो मैकेनिकल प्रिंसिपल्स, बस मैकेनिकल प्रिंसिपल ठीक हैं, एक जनरल वर्किंग के लिए ठीक है, लेकिन आपको केवल इसी पे फोकस नहीं करना होगा। आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करने वाली चीज़ है वो है सोशल इक्वालिटी, वो है पार्टिसिपेशन, वो है डिसेंट्रलाइजेशन। आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से आम पब्लिक को जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं सबको, सबके लिए हो। ऐसा नहीं कि अमीर को तो लोन मिल जाए, बेचारे गरीब को लोन ही ना मिले, ठीक है। तो जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसका फ़ायदा सबको मिले, सबका पार्टिसिपेशन हो, और डिसेंट्रलाइज तरीका हो। मतलब हर जगह का जो लोकल गवर्नेंस है उसके पास कुछ राइट्स हों, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाने का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पावर केवल सेंटर से आए और सब लोग उसको माने जैसा बोला जा रहा है, नहीं, सब लोग अपने हिसाब से रूल्स रेगुलेशंस बनाना स्टार्ट करें। तो इस टाइम के जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे वो थे वाल्डो, चार्ल्स लिंडब्लॉम, विंसेंट ऑस्ट्रोम, जॉर्ज फ्रेडरिक्सन, फ्रैंक मैरनी। जो वाल्डो भाई साहब है जिनकी फोटो हमने स्टार्टिंग में लगाई थी, इनको फादर ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। इसके बाद वेबर का ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी भी, और रिक्स का जो एनवायरमेंटल पैराडाइम, ये जो था, इन्होंने एक नई दिशा दी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। और 1991 में क्रिस्टोफर हुड ने इंट्रोड्यूस किया न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो ये था भाई आज का लेक्चर। आई होप कि आपको बातें ठीक से समझ में आई होंगी, लेकिन फिर भी कोई डाउट अगर रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।